गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन यूनिट सेकंड से वीडियो 8 देखेंगे और आपको बता रहा था मैं इससे पहले वाष्पोत्सर्जन, उसके प्रकार, पत्ती के प्रकार और रंध्र के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब यहाँ आज अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है रंध्र गति। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान दे से समझना इसको। तो रंध्र गति, रंध्र की संरचना हमने कल पढ़ी थी कि रंध्र के बाहर की तरफ दो वर्गाकार कोशिका होती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिका के बाहर कौन सी कोशिका होती है? साय कोशिका। और जब द्वार कोशिका कौन सी होती है? स्फीत अवस्था में यानी फूली हुई अवस्था में होती है तो रंध्र खुल जाता है, और वो सलत अवस्था में होते हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। और आज अपन देखेंगे रंध्र गति। तो रंध्र के खुलने की क्रिया है या बंद होने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? रंध्र गति। क्या कहते हैं? रंध्र गति। रंध्र का खुलना बंद होना क्या कहलाता है? रंध्र गति। अब रंध्र गति के लिए अनेक सिद्धांत या अनेक मत आए हुए हैं। उसमें सबसे पहले जो सिद्धांत बताया था वो किसने का बताया था? लॉयड ने कहा था। लॉयड ने क्या कहा कि जब दिन का समय होता है यानी सनलाइट होती है तो सनलाइट में जो स्टार्च है, स्टार्च को क्या बुलाता है? मंड। स्टार्च है या मंड है वो दिन के समय किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर या शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जब रात्रि होती है यानी प्रकाश नहीं होता है तो ये शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। ये किसने कहा था? लॉयड ने। केवल दो ही लाइन याद रखनी है कि जब दिन का समय होता है या जब प्रकाश होता है तो उस कंडीशन में स्टार्च है वो शर्करा में कन्वर्ट हो जाती है, और रात्रि में वापस शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मंड या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में जेडी सायरे, अब ध्यान रखना, जेडी सायरे ने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की? तो जेडी सायरे ने मांड शर्करा परिकल्पना प्रस्तुत की। अब इसने क्या कहा कि जो रंध्र खुलता है या रंध्र बंद होता है वो किसके कारण होता है? पीएच में परिवर्तन होने के कारण होता है। कि जब वहाँ पीएच में डिफरेंस होता है या परिवर्तन होता है तो रंध्र खुलते हैं और क्या होते हैं? बंद होते हैं। उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि जब दिन का समय होता है या सनलाइट होती है, दिन का समय होता है या क्या होती है? सनलाइट होती है, तो ये स्टार्च या मंड है उसकी पीएच कितनी हो जाती है? 7 से लेकर 7.5 पीएच हो जाती है। दिन के समय जो पीएच है 7 से 7.5 हो जाती है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी दिन के समय पीएच है वो 7 से 7.5 हो जाती है, जिसके कारण जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। जब शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है तो डीपीडी बढ़ जाती है, और डीपीडी बढ़ जाती है तो जो द्वार कोशिकाएं हैं वो कौन सी अवस्था में हो जाती है? स्फीत अवस्था में हो जाती है, और स्फीत अवस्था में हो जाती है तो रंध्र खुल जाते हैं, यानी दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं। और जब रात होती है या रात्रि होती है तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, शर्करा है, उसकी पीएच कितनी हो जाती है? 4.2 से 5.0 हो जाती है, जिसके कारण ये शर्करा है वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मंड या स्टार्च में। और कन्वर्ट होते ही यहाँ डीपीडी कम हो जाती है और कोशिका कौन सी अवस्था में आती है? सलत अवस्था में आ जाती है, और यहाँ डीपीडी बढ़ जाएगी तो स्फीत अवस्था में आती है। स्फीत अवस्था में आती है, मैंने अभी स्फीति बताया था बोलने के लिए। डीपीडी बढ़ जाएगी और वो स्फीत अवस्था में आ जाएगी, रंध्र खुल जाएंगे, और रात्रि में ये पीएच कम होने के कारण शर्करा किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में, और जो द्वार कोशिका है वो सलत अवस्था में आने के कारण रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो ये जो रंध्र खुला बंद हुआ उसका कारण क्या बताया? कि पीएच में परिवर्तन होने के कारण इस प्रकार से क्रिया होती है।
ये 2। तीसरा इसके बाद में आया स्टीवर्ड। स्टीवर्ड ने क्या कहा कि ये जो क्रिया होती है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तक ही सीमित नहीं होती है, ये आगे किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तभी रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। यानी यहाँ तक की क्रिया ही सीमित नहीं है, आगे भी क्रिया होती है जिसके कारण रंध्र खुलते हैं और क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि स्टार्च है उसकी पीएच 7.0 से 7.5 होती है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ही नहीं रहता है, आगे किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन, एटीपी और हेक्सोकाइनेज के साथ क्रिया करके वापस किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसकी पीएच कम होने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में। तो इस समय रंध्र खुल जाता है और इस समय रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये तीनों ने अलग अलग अपने मत दिए, मगर जो सर्वमान्य सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, इमामुरा और फ्यूजिने ने दिया था। तो इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, इसके बाद में अपन जो लास्ट सिद्धांत पढ़ते हैं वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। और ये जो है सिद्धांत वो सर्वमान्य सिद्धांत है। कभी आपसे पूछ लिया जाए रंध्र गति क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत बताइए, तो आपको यही बताना है। और इससे पहले रसारोहण के लिए बताया था मैंने आपको, रसारोहण के लिए सर्वमान्य सिद्धांत पूछ लिया जाए तो आपको बताया था जो 2 वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किया गया था वाष्पोत्सर्जन सहसंयोजन तनाव सिद्धांत। इसी प्रकार इसके लिए अगर पूछे रंध्र गति के लिए तो कौन सा होगा, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण। इसका दूसरा नाम ये भी है प्रकाश सक्रिय प्रोटॉन परिवहन, और धनायन सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, इमामुरा व फ्यूजिने ने दिया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रखा है पीछे कि किस वैज्ञानिक ने दिया था यह सिद्धांत, तो इमामुरा व फ्यूजिने ने दिया था। अब क्या होता है इस सिद्धांत में, इसके अकॉर्डिंग कि रंध्र कैसे खुलते हैं और बंद होते हैं उसको किस प्रकार से बताया। देखिए कि जब दिन का समय होता है, डे, दिन का समय होता है तो क्या होता है, और जब रात्रि का समय होता है तो क्या होता है। तो जब दिन का समय होता है तो कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो मेलिक अम्ल है वो किस में कन्वर्ट होता है, मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेलिक अम्ल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेट में। और ये क्रिया कहाँ होती है, द्वार कोशिकाओं। जब प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, तो जो मेलिक अम्ल है वो किस में कन्वर्ट होता है, मेलेट। और H+ आयन, अब जो H+ आयन होता है वो कहाँ चला जाता है, सहायक कोशिकाओं में। जैसे ये मैंने बना दिया रंध्र, और इसके बाहर की तरफ कौन सी कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिका है। दिन का समय होता है तो यहाँ से इस द्वार कोशिकाओं से ये जो मेलेट बनता है उस H+ आयन बनता है, तो H+ आयन तो आ जाता है कहाँ पर, बाहर की तरफ सहायक कोशिका में। और यहाँ पर कौन सा आयन बनता है, पोटेशियम, वो कहाँ चला जाता है, वापस द्वार कोशिका में चला जाता है। तो पोटेशियम आयन है वो कहाँ आ जाता है, द्वार कोशिका में। और द्वार कोशिका में किससे सहयोग करता है, मेलेट से सहयोग करता है। और क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट बनाता है। क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट। अब जैसे पोटेशियम मेलेट बनता है तो OP बढ़ जाती है, यानी परासरण दाब है वो बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और बढ़ते ही कौन सी क्रिया होती है, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण का मतलब क्या होता है कि जो अंदर की तरफ, जैसे किशमिश को डालते हैं तो जल अंदर प्रवेश कर जाता है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, अंतःपरासरण। इसी प्रकार इसमें भी अंतःपरासरण की क्रिया होती है और DPD बढ़ जाती है। और DPD जब बढ़ जाएगी तो ये कौन सी हो जाती है, स्फीत। स्फीत का मतलब ये फूल जाती है, और फूल जाते ही ये रंध्र है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो दिन के समय जो क्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है और रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। दोबारा देख लीजिए, जब दिन का समय होता है
तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उस समय मैलिक अम्ल है वो मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेलेट में जो H+ आयन द्वार कोशिका में बनता है वो कहाँ चला जाता है, सहायक कोशिका में। सहायक कोशिका से पोटेशियम आयन है वो किससे मिल जाता है, मेलेट मिल जाता है और क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप OP बढ़ जाती है और कौन सी क्रिया होती है, अंतःपरासरण की क्रिया होती है और DPD बढ़ जाती है, जिससे कोशिका स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाता है। दिन के समय इस प्रकार से क्रिया होती है और रंध्र खुल जाता है। और रात्रि के समय क्या होता है कि जब रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PEP में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, PEP में कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर अंदर आया हुआ था पोटेशियम आयन था वो किस में वापस चला जाता है, पोटेशियम आयन जो आया था ये अंदर आया था तो ये कहाँ चला जाता है, वापस कहाँ चला जाता है, सहायक कोशिकाओं में। और जो H+ कहाँ था, सहायक कोशिका में था, वो वापस अंदर आ जाता है। और H+ जब आयन अंदर आ जाता है तो OP क्या हो जाती है, कम। और OP कम हो जाती है तो कौन सी क्रिया होती है, बहिःपरासरण। तो बहिःपरासरण होगा तो जल बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा तो DPD क्या हो जाएगी, कम, शोषण क्षमता कम हो जाएगी। और शोषण क्षमता जैसे ही कम होती है कोशिका क्या हो जाती है, सलत, और सलत होते ही रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये टेक्निक है वो किसके द्वारा बताई गई थी, इमामुरा और फ्यूजिनो के द्वारा बताई गई थी। अब इसके बाद में दो टॉपिक है अपने, एक तो बिंदुस्राव और दूसरा है रसस्राव। बिंदुस्राव के बारे में किसने बताया था, डी बेरी ने बताया था। किसने बताया था, डी बेरी ने बताया था। तो बिंदुस्राव एक था रसस्राव, तो प्रातःकाल के समय जो जल की बूंदें दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है, बिंदुस्राव कहते हैं, जो घास है इनके अंदर पाए जाते हैं। और एक बताया था रसस्राव, पादप के कटे हुए भाग से रस का स्राव होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रसस्राव। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोनों के एग्जाम्पल और दोनों में अंतर, रसस्राव और बिंदुस्राव। अब आपको दो पार्ट का मैंने रिवीजन करवा दिया है, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7। 6 के अंदर जो दे रखा है, एक तो दे रखा है मार्ग के बारे में, एक दे रखा है रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में, मार्ग उनका ध्यान करना है। इस पार्ट में एक तो रंध्र गति का क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, छोटे क्वेश्चन कहीं से पुटअप कर लिए जाएंगे, मान लो कोई सा भी छोटा ले लिया क्वेश्चन, रंध्र के बारे में पूछ लिया, बिंदुस्राव के बारे में पूछ लिया, इनके लिए तो दो चैप्टर आपके क्लियर अच्छी तरह तैयार हो जाने चाहिए। अब बचे दो चैप्टर है, एक तो 8 और एक 9। 8 के अंदर है जो प्रारंभिक है या क्वेश्चन है वो बता दूंगा, 9 का रिवीजन हो जाएगा दोबारा से। तो इन चैप्टरों में से अधिक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। और जब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें जितना भी सिलेबस शुरू से हो गया उसका पूरे का एक साथ टेस्ट होगा, तो अच्छे से तैयारी करनी है। और आज के टॉपिक से क्वेश्चन है अपना कि जो सर्वमान्य सिद्धांत है रंध्र गति का, सर्वमान्य सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया था, सभी को कमेंट करना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।